कृष्णमूर्ति पद्धति में जो भी फल होता है उसका लास्ट में क्या परिणाम निकल करके आता है वह उपाधिपति ही निर्धारित करता है, शुभ होगा या अशुभ होगा। लग्न, द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, दशम, लाभ। नोट कर लीजिएगा अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति के जिज्ञासु है तो। लग्न, द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, दशम, लाभ। कोई कोई सप्तम भाव को भी ले लेते हैं लेकिन नहीं। अभी यह शुभ भाव है और बाकी जो भाव बचे वह अशुभ। कृष्णमूर्ति पद्धति में एक और नियम ध्यान रखिएगा। यह नियम कोई भी ग्रह शुभ और कोई भी ग्रह अशुभ पूर्णतः नहीं है। विशिष्ट बात ध्यान रखने की योग्य है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी ग्रह पूर्णतः शुभ और पूर्णतः अशुभ नहीं है, सब समान है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम कृष्णमूर्ति पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत ही कृष्णमूर्ति पद्धति को बड़ा विशिष्ट बना देते हैं। अब हम विषय में प्रवेश करते हैं। प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं, यानी कि शुरुआत से। पूरा भय चक्र 360 डिग्री का होता है। पूरा भय चक्र 360 डिग्री का होता है। उसको 12 भागों में बांटा गया है, जिसको हम राशियां कहते हैं। प्रत्येक राशि 30 अंश की है। प्रत्येक राशि 30 अंश की है और इस पूरे राशि पथ को 27 भागों में बांटा गया है फिर, जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है, यानी कि 13 डिग्री और 13-20 का मान होता है। चूंकि फलित ज्योतिष में 9 ग्रह है। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हम लेते हैं। तो प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्र दिए गए हैं। प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्र दिए गए, यानी कि 3 ग्रहों पर वह शासन करता है। ग्रहों के भी स्वयं के गुणधर्म है। ग्रहों के स्वयं के गुणधर्म है। ग्रहों से भी बड़े लेकिन नक्षत्र है। ग्रहों से भी बड़े लेकिन नक्षत्र है। नक्षत्र ही ज्यादा रेडियो एक्टिविटी की तरंग, ज्यादा रेडियो एक्टिविटी करते हैं, यानी कि ये तरंगे ज्यादा प्रवाहित करते हैं नक्षत्र। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फलित ज्योतिष हम पढ़ते हैं पाराशर जी की, तब भी वहां पर यही आता है कि एक ग्रह किसी एक दिन एक विशिष्ट स्थान पर रहता है। एक ही ग्रह किसी विशिष्ट स्थान पर रहता है एक दिन। आज जैसे कोई ग्रह चंद्रमा को छोड़े तो बाकी ग्रह तो एक ही राशि में रहेंगे। कितना का अंतर हो जाएगा? सूर्य का 1 अंश, बाकी समानांतर ही चलते, लेकिन प्रत्येक लग्न में वो बदलते रहते हैं। उनका फल बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? ये सब नक्षत्रों की वजह से। 11 बजे जन्मे तो कौन सा ग्रह अच्छा हो जाता है, कब किस लग्न में कौन सा ग्रह हो जाता है, ये यहाँ से नहीं। अब आप आगे देखते हैं कहां से परिवर्तित होते हैं ये। प्रत्येक नक्षत्र को भी 9 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक नक्षत्र को 9 भागों में बांटा गया। उसका जो उपाधिपति है उस भाग को ही हम उपभाग कहते हैं, यानी, और वहां का जो ग्रह स्वामी बनता है उसको उपाधिपति कहते हैं। उपाधिपति कहें या नक्षत्र नवांश कहे या CSL कस्प सब लोड कहें, यह नक्षत्र का जो 9वां भाग है उसका है स्वामी बनता है। तो यहां तक हमने समझा, क्योंकि प्रारंभ से लेकर के यहां तक ये है ज्योतिषी मूल सिद्धांत है। ये तो ज्योतिष के परम, जिसको बोलते हैं हम परम सिद्धांत है। अब आगे विचार करते हैं प्रत्येक ग्रह कैसे सूचक बनते हैं। कैसे बनते हैं सूचक? किसी भी भाव में कोई भी ग्रह हो,
तो वह वहाँ का संकेतक बन जाता है। अब उसके नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, या फिर उसके जहाँ का वह स्वामी बनता है उस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, आप ऐसे नहीं समझ सकते हो। तो जैसे कोई किसी भी ग्रह का अपन सूचक निकालते हैं, तो एक तो वह कहाँ कहाँ का स्वामी है यह है, एक वह किस नक्षत्र में बैठा हुआ वह ग्रह कहाँ पर है उसको भी ले लो, और वह जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ कहाँ का स्वामी होता है उसको भी ले लो। ऐसे क्रमोत्तर ये बली होते रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब कोई भी ग्रह है जन्म कुंडली में, माना कि गुरु कुंभ लग्न ले लेते हैं, कोई सा भी लग्न ले ले, मेष ले, वृष ले, कोई सा भी लग्न, जैसे सिंह लग्न ले लेते हैं। सिंह लग्न में सूर्य लग्न के स्वामी हो जाते हैं। अगर सूर्य विशाखा नक्षत्र में बैठ जाते हैं, अब विशाखा नक्षत्र के स्वामी कौन है, विशाखा नक्षत्र के स्वामी बनते हैं गुरु। अब पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि गुरु विशाखा नक्षत्र कहाँ पर आएगा ये, क्योंकि गुरु का लास्ट में यानी कर्क राशि के आसपास में ये, यानी कि द्वादश भाव में बैठ, कर्क या नहीं, यह वृश्चिक राशि के आसपास में रहेगा विशाखा नक्षत्र, वृश्चिक और तुला राशि के आसपास में। तो ये यहाँ पर सूर्य बैठे रहेंगे विशाखा नक्षत्र में। तो एक तो जहाँ पे वृश्चिक राशि हो रही है, वृश्चिक राशि का मतलब यानी कि चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव का भी सूर्य जहाँ पर बैठे हुए वहाँ का फल देंगे। अब गुरु को बैठा लेते किसी भी भाव में, द्वादश भाव में बैठ जाते हैं, तो द्वादश भाव के भी सूर्य संकेतक बनेंगे। और सूर्य, अब ये गुरु कहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सिंह लग्न में, तो गुरु पंचम भाव तथा अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो सूर्य चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, अब गुरु जहां पर बैठा हुआ, चाहे द्वादश में बैठे चाहे धन में बैठे, वहां के भी नक्षत्र यह सूचक बनते हैं। अब इन ग्रहों के नक्षत्रों में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो यानी ये तो दूसरी प्रकार हो जाएगी, लेकिन जो मूल चिंतन है ये यहीं पर है कि कैसे हम सूचक निकालते हैं किसी ग्रह के, किसी, यह तो उपाधिपति नक्षत्र ग्रहों के होते हैं। अब आगे देखते हैं, जो भी फल होता है कृष्णमूर्ति पद्धति में, जो भी फल होता है उसका लास्ट में क्या परिणाम निकल करके आता है वह उपाधिपति ही निर्धारित करता है, शुभ होगा या अशुभ होगा। माना कि सूर्य, यानी कि जो शुभ भाव कौन कौन से होते हैं, अशुभ भाव कौन कौन से होते हैं, ये बता देता हूं पहले। लग्न द्वितीय तृतीय षष्ठ, लग्न द्वितीय तृतीय षष्ठ दशम लाभ, नोट कर लीजिएगा अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति के जिज्ञासु है तो। लग्न द्वितीय तृतीय षष्ठ दशम लाभ, कोई कोई सप्तम भाव को भी ले लेते हैं लेकिन नहीं। अब यह शुभ भाव है और बाकी जो भाव बचे वह अशुभ। कृष्णमूर्ति पद्धति में एक और नियम ध्यान रखिएगा, यह नियम कोई भी ग्रह शुभ और कोई भी ग्रह अशुभ पूर्णतः नहीं है। विशिष्ट बात ध्यान रखने की योग्य है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी ग्रह पूर्णतः शुभ और पूर्णतः अशुभ नहीं है, सब समान है। फिर सुन लीजिएगा, कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी ग्रह ना तो पूर्णतः शुभ है ना ही कोई ग्रह पूर्णतः अशुभ है। यह तो ठीक है। वह कब अशुभ होता है, जब वह अशुभ भाव का संकेतक बनता है, सूचक बनता है। और वह कब शुभ होता है, वह शुभ भाव का सूचक बनता है। तो ये जो ग्रह फल देते हैं, तो इसका लास्ट में डिसीजन कौन करता है कि शुभ होगा या अशुभ, वह डिसीजन करता उपाधिपति। जैसे माना कि सूर्य, किसी भी लग्न में सूर्य या गुरु अगर तृतीय भाव, षष्ठ भाव, दशम लाभ का संकेतक है, तो हम समझ पंचम को भी ले लो, क्योंकि पूर्णतः पूरे तो नहीं हो पाएंगे, एक दो छोड़ते हैं, यानी अशुभ और शुभ।
ज्यादातर शुभ ले लेते हैं कि गुरु लग्न का, द्वितीय का, पंचम का, दशम का, अष्टम का संकेतक है। वह गुरु राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है या मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। मंगल भी शुभ भाव को इंगित कर रहा हो, लेकिन उपाधिपति जो उसका उपाधिपति है, अब वह अगर अशुभ भाव को, अष्टम, द्वादश को, चतुर्थ को, यानी कि जो भी अशुभ भाव उसको इंगित कर रहा है, पंचम को, अष्टम को, द्वादश को, तब क्या परिणाम होगा? जो शुभ फल देने वाला होगा, गुरु की दशा जो हम कहेंगे कि वह शुभ रहेगी, लेकिन वह उस दशा में शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखनी, ये नियम बड़े विशिष्ट नियम है कृष्णमूर्ति पद्धति के। ये जो नियम है बड़े चिंतन से निकले हुए नियम है। तो यानी कि कैसे निकले? यानी कि पूर्णतः लास्ट का जो डिसीजन होगा वह कौन लेगा? वह उपाधिपति लेगा। अब दूसरी की और बात आपको बताऊं, रूलिंग गोचर देखते हैं अपन, किसी भी भाव, जैसे कोई तो जीवन किसी दशा को ले लेते हैं, कोई भी लग्न हो, किसी ऐसी दशा चल रही हो जो लाभेश हो, धनेश हो, और शुभ ग्रह, शुभ भाव को संकेत कर रहा हो पूर्णतः, तो हम कहेंगे कि यार बड़ा विशिष्ट फल प्रदान होगा आपको तो इस समय। लेकिन अब हम आर्थिक उन्नति के लिए कह देंगे उनको, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों? इसका विशिष्ट कारण है। सर्वप्रथम तो द्वितीय भाव जो है उसका कस्प सब लोड, उसका पहले चिंतन करना पड़ेगा। अगर वह भाव अगर धन को नहीं दर्शाता है और दशा शुभ धन को दर्शाती है, तो शुभ फल ज्यादा नहीं मिलने वाला, जितना हम कह सकते हैं प्रगाढ़ से कि नहीं बहुत ज्यादा आएगा। नहीं, वो जैसा चल रहा था वह परिपाटी वैसी ही चलेगी, क्योंकि उस भाव का कष्ट सब लोड, यानी उस भाव का उपाधिपति वह इंगित नहीं कर रहा है कि ज्यादा प्रचुर मात्रा में धन आए, इसलिए वह दशा ज्यादा विशिष्ट नहीं जाने वाली होगी। क्योंकि हम डायरेक्ट दशा देख करके बताने लग जाते हैं। तो यानी कि पहले तो जिस भाव से संबंधित क्या फल पूरे जीवन में मिलेगा उस पर बड़ा चिंतन करना चाहिए। रूलिंग प्लैनेट्स की भी चर्चा करेंगे कि रूलिंग प्लैनेट्स या गोचर पर चर्चा करते हैं। फिर गोचर में कैसे प्रभाव डालते हैं ग्रह। कोई भी ग्रह किसी भी नक्षत्र से गुजर रहा हो तो वह वहां का फल देता हुआ जाता है। जैसे सूर्य सप्तम भाव का सूचक है और उसकी दशा अवधि चल रही, कोई और ग्रह आकर के सूर्य के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, आकर के गोचर करे तो उस समय विवाह दे देता है। किसी भी भाव का अगर संकेतक बन रहा हो, कोई ग्रह उसकी दशा चल रही हो, लेकिन शुभ ग्रह अंतरदशानाथ, दशानाथ अगर उसके नक्षत्रों से गोचर करे, तब यह दशा के लिए बड़ा विशिष्ट है गोचर। ये पद्धति भी बड़ी विशिष्ट पद्धति, तभी तो बनती है विशिष्ट पद्धति, तब फल दे देता है। भले ही वो ग्रह सप्तम भाव का सूचक ना हो, जो सूर्य के नक्षत्र से गोचर कर रहा है, लेकिन उसकी दशा अवधि चलनी चाहिए, उसकी अंतरा चलनी चाहिए, या भुक्ति चले या सूक्ष्म दशा चले। और वो सूर्य जो सप्तम भाव का संकेतक बन रहा है, जन्म पत्रिका में सूचक बन रहा है, उसके नक्षत्र से वह गोचर करे, तब वो वहां का आपको विवाह देके चला जाएगा। जैसे कोई द्वितीय भाव ले लो, ऐसे कोई द्वितीय भाव का कोई भी स्वामी हो, वह सूचक बन रहा है, उसकी दशा अवधि चल रही है और उनमें जो अंतरा भुक्ति अलग अलग ग्रहों की चल रही, वो अगर द्वितीय भाव का जो ग्रह सूचक बन रहा उसके नक्षत्रों से होकर के गोचर करे, तब शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति के कुछ मूलभूत सिद्धांत थे। ये सिद्धांत अभी इस पर एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि यह आधे सिद्धांत है, क्योंकि इसके अलावा भी और भी सिद्धांत है जिसको हम कल के वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।